दोस्तों नमस्कार। कथरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है हमारे लिए नया टॉपिक गवर्नेंस का। तो इसके अंदर हमारा नया टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। ये आज का हमारा नया टॉपिक होगा। दोस्तों हम जो है इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला, बहुत जल्द आने वाला है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोचिंग के माध्यम से हम कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं इस पेपर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे, आपकी जो भी क्वेरी है, आपका कोई भी सवाल है। ठीक है, हम कुल मिला करके सारी की सारी जो 10 यूनिट हैं उन 10 यूनिट के पूरी की पूरी वीडियोज़ और पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स, और 10 की 10 यूनिट्स के हिंदी में हैंड रिटन होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में जो है वो आपके टाइपिंग में होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के आपके टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से, जिस तरीके से आप नोट्स देख रहे हैं अभी आपके सामने, ये इस तरीके से भी प्रोवाइड होंगे आपको। ठीक है, ये ऐसे भी रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। तो देखिए, पहले हम समझना चाहते हैं न्यायिक समीक्षा को। पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की? पहले हम बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की। ठीक है, तो हम बात करने वाले सबसे पहले न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? देखिए, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है वो चीज़ समझनी है हमें। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, लीजिए। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है, मतलब होता है कि आदेश की समीक्षा। ठीक है, आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति। देखिए, न्यायपालिका करती क्या है कि कभी भी, जब भी कोई हमारी संसद से यानी कि हमारी विधायिका से या कार्यपालिका कोई काम करती है, यानी एग्जीक्यूटिव कोई काम करते हैं, तो उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उनका रिव्यू करते हैं कि इन्होंने ये डिसीजन ठीक लिए हैं या गलत लिए हैं, क्या ये संविधान के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। इन बातों की वो जांच करते हैं, यानी कि उन्होंने जो आदेश निकाला है, यानी कि हमारी जो संसद है, ठीक है, हमारी जो संसद है और साथ में जो हमारी कार्यपालिका है, उनका जो आदेश होता है, वो जो काम करते हैं उनके ऊपर अपना रिव्यू देंगे ये। ठीक है, उसका रिव्यू करते हैं कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा मतलब कि जो न्यायालयों द्वारा, मतलब कि जो हमारे जज बैठे हैं, जो हमारी जुडिशरी बैठी है, जुडिशरी के द्वारा जो विधायी कार्य हैं, यानी कि जो हमारे लेजिस्लेटिव कार्य हैं, ठीक है, उनको निर्धारित करने की शक्ति नहीं है। मतलब कि हम ये करें कि वो क्या डिसीजन लेंगे, ये शक्ति नहीं है, बल्कि कार्यकारी या प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने की है, यानी कि उनका क्या इफेक्ट होगा, जो प्रशासनिक एक्शन होंगे, ठीक है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शनिंग होगी, उनकी समीक्षा करनी है कि वो किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, उनकी समीक्षा हमें करनी है। फिर न्यायिक समीक्षा जो है वो कानून की जांच के साथ साथ जो है वो फंक्शनल वर्क जो होते हैं, फंक्शनल वर्क जो होते हैं जितने भी, उनको संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने की कोशिश करती है। यानी कि संविधान जो है वो कितना काम करता है उसकी सर्वोच्चता बनाए रखने की कोशिश करती है कि संविधान जो है क्या ये संविधान के अंदर फिट होते हैं। ठीक है, उसकी बात करती है यहाँ पे। ठीक है, तो संविधान के अंदर फिट करने की बात करती है इस बात को। मॉडर्न टाइम में आज के समय पे हम जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये कहाँ से आई है, ये अवधारणा बन के कहाँ से आई है। यानी कि आधुनिक समय में इसकी अवधारणा जो है कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये उत्पन्न हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक केस आया था, जॉन मार्शल बनाम मार्बरी मेडिसन केस। ठीक है, ये केस आपको याद भी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, जॉर्ज मार्शल बनाम मरबरी बनाम मेडिसन जॉर्ज मार्शल के द्वारा फैसला दिया गया था। जॉर्ज मार्शल जो हैं
उन्होंने ये फैसला देते, ये जज थे, और केस था मरबरी बनाम मेडिसन, इन दो के बीच में ये केस था। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है यहाँ पे इनके इनके केस को लेकर के सुनवाई हुई थी 1803 में। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस की सुनवाई के दौरान जो है वो जॉन मार्शल ने ये बात कही थी कि किसी भी केस की किसी भी बात को जांचने के लिए अदालत जो है वो अपने फैसले का रिव्यू कर सकती है, या फिर जो सरकार काम करती है या कोई कंपनी काम करती है तो उसके खिलाफ भी जो है वो जो एक्शन करती है, जो काम करती है, उनका रिव्यू किया जा सकता है कि वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये केस उस समय पे निकल के आया था। ये अमेरिका से शुरू होता है। भारत में कब से शुरू होता है, भारत में क्या है इसका मतलब? ठीक है, भारत में जुडिशियल रिव्यू का क्या काम है? ठीक है, तो भारत में जब जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो भारत में जुडिशियल रिव्यू जो है वो शुरू होता है, यानी कि जो संविधान के संरक्षक के रूप में हम किसको मानते हैं? न्यायपालिका को। यानी कि अगर हमें संविधान की व्याख्या करनी हो, संविधान के बारे में बताना हो कि संविधान कैसा है, ठीक है, वो सब कौन बताएगा? तो वो बताएगी हमारी न्यायपालिका। ठीक है, तो संविधान के एक प्रोटेक्टर के रूप में संविधान की रक्षा करने के लिए जो है वो हमारी जो जुडिशरी है वो हमें बताती है। ठीक है, तो और जो न्यायालयों के पास जो वो क्या होता है, न्यायालयों के पास जो है वो कि सभी जितने भी विधायी अधिनियम हैं या फिर जो फंक्शन हैं या प्रशासन के यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम हैं उनको रिव्यू करने की शक्ति निहित है। यानी कि हमारी न्यायपालिका के पास जो है वो जितने भी कानून बनते हैं उन कानूनों को और जितने भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उन सभी को, ठीक है, रिव्यू करने की पावर है हमारी जुडिशरी के पास में। वैसे अगर देखा जाए तो जुडिशरी के पास ये पावर जो है ये कहीं पर भी संविधान के अंदर जो है ये नहीं लिखा गया है कि जुडिशरी को ये पावर है। इस समीक्षा शब्द का जो है, न्यायिक समीक्षा शब्द का जो है कहीं पर भी जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है। तो न्यायिक समीक्षा के बारे में अगर हम बात करेंगे, न्यायिक समीक्षा शब्द जो है वो कहाँ पे होगा, तो वो जो शब्द है वो किसी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई अनुच्छेद हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो है रिव्यू किया जा सकता है। जैसे कि देखिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 137, आर्टिकल 143, आर्टिकल 226, आर्टिकल 246, ये हाई कोर्ट का है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है इन दोनों के बीच में कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो हाई कोर्ट यहाँ पे जो है ये रिट जारी करता है, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ये हमारे स्टेट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए है। ये खुद की कोई निर्णय हो, यानी कि उन्होंने कोई खुद का कोई निर्णय दिया है उसका रिव्यू करने के लिए वो उसको बदल सकती है। ठीक है, ये जो सलाहकारी उसकी शक्ति है, राष्ट्रपति को सलाह देना, ये उसकी शक्ति है 143 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये स्पष्ट हो जाता है इस चीज़ से कि इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि न्यायिक समीक्षा जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम, इसके बाद चलते हैं आगे आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आगे क्या है कि विधायी कार्य जो विधायी कार्यवाही है, विधायी कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा के विपरीत, मतलब कि विधायी कार्यवाही जो है यानी कि हमारे जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव की उसकी न्यायिक समीक्षा के विपरीत क्या होता है कि भारत में न्यायालय जो है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, वो प्रशासन जो काम करता है, प्रशासनिक कार्रवाई के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा का अधिक उपयोग करता है। यानी कि हमारी जो कार्रवाई, यानी कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो रिट के माध्यम से काम करते हैं। जो हम रिट लगाते हैं उस रिट के माध्यम से काम करते हैं, यानी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से ज़्यादा काम किया जाता है, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कई बार गलतियां कर देता है। ठीक है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 21 को उठाएंगे और उसके माध्यम से क्या करेंगे, आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे या फिर आर्टिकल 226 का प्रयोग करेंगे। तो इनका प्रयोग करके क्या है कि हम जो है सीधे डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं, हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा काम करता है। संसद कोई कानून बनाते उसके ऊपर इतना काम नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी करता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहे हैं उन वर्क्स को लेकर के ज़्यादा काम किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल विशेषता जो है उसको मूल विशेषता माना है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो ये है, मतलब कि संविधान जो है, संविधान की एक मूल विशेषता के रूप में जो है वो इसको इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है,
ठीक है। तो संविधान की यानी कि मूल विशेषता यानी कि संविधान के अंदर जो है वो न्यायिक समीक्षा है, और संविधान की मूल विशेषता के तौर पे भी ऐसे माना है कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि न्यायिक समीक्षा जो है यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है, वो है संविधान की मूल विशेषता, किस हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि न्यायिक समीक्षा को यानी कि जुडिशियल रिव्यू को आप बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं। तो भारत में जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बारे में यानी कि जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस क्या होगी, जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस के बारे में जो है वो हमारे आर्टिकल 11 में डिफाइन किया गया है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये बताता है कि जो जुडिशरी है हमारी, जुडिशरी की संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा जो कानून पारित किए गए हैं उनके ऊपर न्यायपालिका जो है वो एक्शन ले सकती है, उनकी जांच कर सकती है कि क्या वो कानून के दायरे में आते हैं, क्या वो संविधान से ऊपर तो नहीं है, क्या वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। इन सब चीज़ों की जांच जो है वो हमारी न्यायपालिका कर सकती है आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। उसकी प्रोसेस बताएगी कि किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, भारत के अंदर जो शुरू करने वाली बात है, एक बात देखिए यहाँ पे, न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी जो हैं ने न्यायिक समीक्षा को श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। उन्होंने इसकी कुछ कैटेगरीज बनाई है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की कैटेगरी बनाई है, उनको देखिए। पहली तो ये है कि संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, यानी कि ये कहते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ पे किया जा सकता है, वो क्या, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, यानी कि जो संविधान संशोधन होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की समीक्षा की जाती है, ठीक है, वो की जा सकती है। दूसरी इन्होंने कैटेगरी बनाई है जो पार्लियामेंट है और जो हमारी जो राज्य की विधानसभाएं हैं, ठीक है, राज्य असेंबली हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो वहाँ पे, और जो उसके अधीनस्थ विधानों की कानून अधीनस्थ होता उसके मातहत होना, यानी कि उसके नीचे होना, उसके नीचे काम करने वाले, ठीक है, इनके नीचे काम करने वाले, ठीक है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि राज्य विधानसभा और संसद और उनके साथ मिलकर के जो काम करती हैं उनकी, यानी कि उनके नीचे रह करके जो काम करती हैं, विधायी जो कानून है उनकी न्यायिक, उनका जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद आता है संघ और राज्य तथा राज्य के अधीन प्राधिकारी, ठीक है, यानी कि संघ जो है वो, और साथ में जो राज्य के अधीन, यानी कि राज्य के अधीन का मतलब कि राज्य के नीचे काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं जो काम करते हैं, और उनके जो अधिकारी, यानी कि हमारे जो सर्विसेज हैं जितनी भी हमारी, ठीक है, यानी कि हमारी मान लीजिए कि कोई स्टेट सर्विस है, ठीक है, तो स्टेट की सर्विसेज होती हैं, सेंटर की सर्विस होती हैं, ठीक है, तो सेंटर की सर्विसेज के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, उनके काम होते हैं, उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं, उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनको जो किया जाता है, उन अधिकारियों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, इन्होंने ये 3 श्रेणियां बताई हैं, इनको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये क्या क्या श्रेणियां हैं। ठीक है, बस एक सेकंड के लिए रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, संविधान के संशोधन जो हैं उनको जो है वो किए जा सकते हैं, संविधान के अंदर संशोधन किए जा सकते हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। संसद और राज्य विधानसभा जो जो कानून बनाती हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर जो है हमारा जो सेंटर है और जो स्टेट है, इनके अधीन जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, या जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वाले जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके काम जो हैं उनकी जांच की जा सकती है, उनका रिव्यू किया जा सकता है। अब जो न्यायिक समीक्षा है उसका आधार क्या होगा, यानी कि कोई भी न्यायिक समीक्षा यानी कि कोई भी जुडिशियल रिव्यू अगर हम करेंगे तो उसका बेस क्या होगा, किस बेस पे, ठीक है, किस बेस पे जो है हम उसका रिव्यू कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि अवैधता। अवैधता का मतलब होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कानून बना है या जो काम किया गया है ये कितना जो है लेजिटिमाइज है, ये कितना जो है लेजिटिमाइज है, कितना सही है, उसकी जांच की जाती है। ठीक है, उसकी करेक्टनेस को देखा जाता है कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, जितना गलत होगा उसी के आधार पे उसको जीरो घोषित कर दिया जाएगा।
ठीक है, उसको जो है जीरो घोषित कर दिया है। कितना होगा, मान लीजिए कि कानून बना 100%, ठीक है, कानून था 100%, जो कानून बना इसका मतलब वो 100% है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि उसके अंदर 30% एलिमेंट जो हैं वो ठीक नहीं है। तो हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है, वो उसमें से उन 30% एलिमेंट को हटा देगी, ठीक है। और कितना बच जाएगा फिर वो 70%, ठीक है। तो 70% जो है कानून को वो रखा जाएगा, यानी कि 70% इसके जो प्रावधान हैं वो रहेंगे, 30% उसके प्रावधान हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% तक इसको जो है वो शून्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि इसको ZDRO जीरो कर दिया गया है, ठीक है, 30%, ये बात रहेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसकी प्रोसेस के ऊपर बात होगी कि इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो ठीक थी या गलत थी, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या ठीक थी, उससे रिलेटेड देखा जाएगी। अगर प्रोसेस सही नहीं है तो फिर जुडिशरी जो है वो उसके ऊपर एक्शन करेगी, वो कहेगी कि ठीक नहीं था। फिर इसकी तर्कहीनता, देखिए एक चीज़ आपको लगेगा कि आर्टिकल 122 जो है वो संविधान का आर्टिकल 122 कहता है कि जो जुडिशरी है वो किसी भी लॉ को बनाने में कोई भी प्रोसेस फॉलो की गई हो, यानी कि संसद में और जो विधानसभा है वहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकती है जुडिशरी, ना उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है आर्टिकल 122 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोसेस का मतलब ये है कि काम को करने का तरीका ठीक था या गलत था। मान लीजिए कि आप किसी जगह पे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, आप जो हैं वो कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। सीट मान लीजिए कि वहाँ पे जो है कुल मिलाकर के सीट जो है वहाँ पे वो 15 सीट हैं, ठीक है। एडमिशन लेते हुए 15 सीट हैं। अब उसको 15 सीट को भरना है, भरने को तो कैसे भी भरी जा सकती, कोई भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन वो कहेंगे कि क्या आपने रिजर्वेशन फॉलो किया, ठीक है। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो आपने फॉलो की, 15 सीट को डिवाइड करके दिया। उसके बाद मान लीजिए कि एडमिशन हो गए कि 15 सीट थी, 15 सीट में थे एक सीट जो वो हैंडीकैप की आ गई, ठीक है। हैंडीकैप कोई कैंडिडेट आया नहीं। अब इस सीट को जो है वो कहाँ पे भेजा जाएगा, सबसे पहले इस सीट को जो है आप कहाँ भेजेंगे, ये सीट जाएगी सीधे जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में सीट चली जाएगी। मान लीजिए इसकी सीट को हटा के, हैंडीकैप की सीट को हटा के आपने कह दिया कि ये सीट जो है ये SC कैटेगरी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी या OBC के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। पहली बात तो ये रिजर्व सीट थी, किसी एक की रिजर्व, इस रिजर्व को किसी दूसरे रिजर्व को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये प्रोसेस होनी चाहिए। अगर रिजर्व को नहीं दिया जा सकता ये फिर सबके लिए अवेलेबल होगी, ये फिर सबके लिए होगी, किसी को नहीं मिली, रिजर्व नहीं आया कैंडिडेट, सबके लिए होगी, तो इसको जनरल कैंडिडेट में डाला जाएगा, यानी कि सामान्य सीट बना दिया जाएगा, ठीक है। इसको अनरिजर्व्ड में डाला जाएगा, जनरल भी नहीं होती है वो अनरिजर्व्ड होती है, इसको भी हटाइए, उसको आप अनरिजर्व्ड सीट कीजिए, ठीक है। अनरिजर्व्ड होती है वो, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड सीट में डाला जाएगा कि किसी की रिजर्व नहीं है, अब कोई भी आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। ये होना चाहिए, यानी कि प्रोसेस इस तरीके की थी या नहीं थी, ठीक है। उस प्रोसेस को फॉलो करना, अगर वो नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि हाँ बताइए क्या था, ठीक है। उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद जो है तर्कहीनता या विवेकहीनता, कि वो लॉजिकली ठीक है या नहीं है। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी समीक्षा करनी हो किसी चीज़ की तो वो ये देखी जा सकती है कि क्या वो तर्कहीन है, यानी कि उसके वो इलॉजिकल तो नहीं है यानी कि वो लॉजिकल होनी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी निर्णय हो, वो लॉजिकल होना ज़रूरी है, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। अगर इलॉजिकल होगा तो उसको गलत माना जाएगा, उसकी समीक्षा होगी, ठीक ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो लिए गए हैं, न्यायिक निर्णय, यानी कि कौन कौन से न्यायिक निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो निर्णय जो हैं वो देखिए, एक बार सारे के सारे आपके सामने हैं, एक एक करके देखिए, इनको याद करना है, इनके अंदर क्या है, कुछ है, सिर्फ एक ही बात याद करनी कि ये कौन से निर्णय हैं, ठीक है। एक बात तो ये रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या फैसला दिया गया था, इतना ही, कौन से सन में आया था, ये यही बात याद करने की जरूरी है। देखो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड निर्णय है। पहला, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये एक निर्णय था 1950 में, AIR 27, ठीक है। ये 1950 में केस आता है।
न्यायालय ने क्या है कि यहाँ पे बहुत ही सख्ती से पेश आई थी और न्यायिक संयम, ठीक है, न्यायिक पेशेंस बोल सकते हैं इसको, जुडिशियल पेशेंस के रवैये को स्पष्ट करते हुए ये प्रदर्शित किया कि न्यायपालिका की जो मतलब कि जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है। देखो यहाँ पे ये कहा, पहले केस में बात क्या आ रही है, पहले केस में बात आ रही है कि यहाँ पर जो भी निर्णय होगा, यानी कि न्यायपालिका की जो शक्ति है जुडिशियल रिव्यू करने की, वो कानून के अधीन है। किसकी क्या है? कानून के अधीन है। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो क्या है? वो कानून के अधीन है, यानी कि कानून के अधीन रह के काम करेगी न्यायिक समीक्षा। ये पहले केस में डिसाइड हुआ। चीज़ें बदलेंगी आगे, धीरे धीरे जाके चीज़ें बदलती चली जाएंगी। दूसरा जो केस है वो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इस केस को भी याद रख लेना, ये भी पेपर में आता है आपका, ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है, यानी कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आता है 1951 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 458 नंबर केस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि संविधान के संशोधन का ये पहला मामला था कि संविधान संशोधन के बारे में जो है बात हो रही थी यहाँ पे 9वीं अनुसूची के ऊपर। तो संविधान की वैधता के ऊपर मतलब कि ये पहला संशोधन था कि संविधान जो है वो लेजिटिमाइज है, ठीक है। और संविधान के ऊपर जो अगर भी कोई सवाल उठता है तो उसको लेकर के बात थी। संविधान संशोधन पे पहला मामला ये आया था, ठीक है। संविधान संशोधन का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, ये था ये मामला, ठीक है। तो अनुच्छेद 31 द्वारा गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार था, यानी कि हमारा जो प्रॉपर्टी राइट था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी राइट को लेकर के ये बात हुई थी, ठीक है। ये कहा गया कि जो संविधान संशोधन हुआ तो संविधान संशोधन में जो है प्रॉपर्टी राइट्स को कम कर दिया गया। 9वीं अनुसूची के अंदर लाने के लिए हमें जो है प्रॉपर्टी राइट को कम करने की बात हो रही थी, ठीक है। और इसी को चुनौती देते हुए जो है वो केस आया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद मामला आता है सज्जन सिंह बनाम भारत राज्य, राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान स्टेट, ठीक है, 1965 का मामला है। ये अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 को लेकर के जो संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। इसके तहत क्या कि संवैधानिक संशोधन जो है वो न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की सीमा से बाहर है। देखो यहाँ पे ये कहा गया, इस केस में क्या कहा गया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के अंदर इसमें कहा गया कि जो संविधान संशोधन है, जो आर्टिकल 368 के साथ रह के संशोधन किए जाते हैं, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संशोधन जो भी किया जाएगा वो न्यायिक समीक्षा से बाहर है, वो न्यायिक समीक्षा में नहीं आता है। ये बात कही गई इस केस में। नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब केस। 1967 में ये केस आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब केस। ये कहता है कि पार्लियामेंट की जो संशोधन करने की शक्ति है ना, यानी कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की जो पावर है उसमें मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति भी शामिल है। यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी जो है वो उसको मतलब कि अमेंड किया जा सकता है, उनको जो है उनके अंदर बदलाव किया जा सकता है, ठीक है, उनके अंदर संशोधन किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। ये बात थी गोलकनाथ पंजाब वाले केस में, ठीक है, गोलकनाथ केस के अंदर, ठीक है। ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई। उसके बाद आता है केशवानंदन भारती केस बनाम केरल राज्य। यहाँ पे 1973 में ये डिसीजन है, लैंडमार्क डिसीजन है, आज तक का सबसे बड़ा डिसीजन माना जाता है ये, ठीक है। ये कहता है कि पार्लियामेंट की जो है वो संशोधन करने की शक्ति जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति में निहित है, ठीक है। ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की शक्ति तो है इस बात को लेके कि वो संशोधन कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट जो है वो संशोधन कर सकती है, ठीक है, मौलिक अधिकारों में। लेकिन एक बात रख दी यहाँ पे, क्या बात रखी गई यहाँ पे? ये बात रख दी कि संविधान की जो मूल संरचना यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर,
बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसकी जो मूल संरचना है, कोई भी आप मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की बात पहली बार उठ के आती है केशवानंदन भारती केस में। इसके बाद केस आता है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस। ये 1975 का केस, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है कि आधारभूत संरचना में बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को लागू किया गया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जाता है और इसकी पुष्टि की जाती है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में आ सकती हैं। कि जैसे अपना सेक्युलरिज्म है, ठीक है, यानी कि सेक्युलरिज्म जो है उसको हम शामिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो है जुडिशियल रिव्यू जो है उसको शामिल करेंगे। ठीक है, यहीं पे हमने कहा साथ में कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन वाली बात भी इन्होंने यहीं पे शामिल कर दी कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, और बोल दिया कि न्यायिक समीक्षा, यानी यहाँ पे ये कंप्लीटली बोल दिया गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो भारतीय संविधान का आवश्यक और अभिन्न अंग है, ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू को भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है, देखिए इससे पहले एक केस आया था, आप लोगों ने देखा होगा ना, सबसे पहले जो केस आया था A.K. गोपालन बनाम मद्रास केस। इस केस में क्या था कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो वो कानून द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रहेगा। ठीक है, उसके अधीन रहेगा। ठीक है, उसके साथ रह के काम करेगा, जो कानून कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन इस केस में क्या हो गया, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस में यहाँ पे ये बात आ गई कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो हो वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको कानून के नहीं जब चाहे किया जा सकता है। इसके बाद आता है I.R. कोहिलू बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। ये 2007 का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 2007 का केस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना। यहाँ पे ये कहा गया 24 अप्रैल 1973 को एक केस हुआ था। कौन सा केस हुआ था? केशवानंदन भारती केस, इसका डिसीजन आया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1973, इस दिन को केशवानंदन भारती केस का डिसीजन आ गया था। ठीक है, 24 अप्रैल को ही हमारा पंचायती राज दिवस भी है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, इस दिन जो केस आया था उसका जो निर्णय आया, ये इस केस में कहा गया I.R. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, उनके केस में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद किए गए संवैधानिक संशोधन जिसमें कानूनों को शामिल करके 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा 9th शेड्यूल है उनके अंदर जो संशोधन किया गया है, ठीक है, 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 14, 19, 21 के अंतर्गत मूल विशेषताओं के मापदंड पर परीक्षण किया जाना चाहिए। देखो यहाँ तक तो ये कहा गया था 1973 से पहले के केस जो हैं, जो 9वीं अनुसूची में चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है, 9th शेड्यूल में जो चीज़ें डाली गई हैं उनका जो है उनका रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनका रिव्यू जो है वो नहीं किया जा सकता। अब इसने कहा कि इसके बाद में 24 अप्रैल के बाद में, ठीक है, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी डिसीजन आया है, ठीक है, और वो 9th शेड्यूल में है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर संशोधन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, मतलब संशोधन हो रहा है और उसका रिव्यू नहीं होता था। इससे पहले जो है 24 अप्रैल से पहले, इससे पहले कहते थे कि 9th शेड्यूल में जो कुछ डाल दिया गया उसका रिव्यू नहीं हो सकता था। ठीक है, 9th शेड्यूल का केशवानंदन भारती केस से पहले 24 अप्रैल को जो उसका निर्णय आया था, ठीक है, उससे पहले जो भी कोई बात होगी उसका 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन I.R. कोहिलू बनाम तमिलनाडु राज्य जो केस आया, इस केस में जो है 9th शेड्यूल में डालने के बाद भी ये कहा गया कि रिव्यू किया जा सकता है।
24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजन है 9th शेड्यूल के बारे में, वो सारे के सारे जो हैं वो जुडिशल रिव्यू के अंदर आते हैं। ये बात कह दी गई। और किसके अंतर्गत? 14, 19 और 21 आर्टिकल को लगा करके किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक केस आता है, शिवराज सिंह चौहान बनाम मध्य प्रदेश। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान बनाम मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की बात आती है 2020 में। ठीक है, यहाँ पे कहा कि अध्यक्ष की जो संतुष्टि है, अध्यक्ष जो निर्णय देता है, अध्यक्ष के निर्णय पर भी जो है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, वो भी उसमें भी काम किया जा सकता है। यानी कि अध्यक्ष जो निर्णय देता है उसकी भी जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है, रिव्यू जो है वो किया जा सकता है किसका? यानी कि जब मान लीजिए कि हमारा दल बदल वाला कानून जो है, दल बदल 1985 वाला कानून जो है वो, उसके ऊपर निर्णय कौन देता है? वो देता है स्पीकर। ठीक है, तो हमारा स्पीकर जो है वो डिसीजन देता है इसके ऊपर। तो स्पीकर डिसीजन देता है, लेकिन अब कहा गया है कि अध्यक्ष जो भी अपनी उसकी मर्जी से चलता है वो काम, तो अब कहते हैं कि उसकी जो संतुष्टि है, ठीक है, उसने जो काम किया है वो भी जुडिशियल रिव्यू में आ सकता है। शिवराज सिंह चौहान के अंदर जो केस हुआ। ठीक है, ये बात थी। इसके बाद चलते हैं, जो न्यायिक समीक्षा है उसका क्या महत्व है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान यानी कि सर्वोपरि है, उस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जो है वो जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है, उसके बाद आता है संघीय संतुलन। यानी कि संघीय संतुलन का मतलब है कि जो हमारा सेंटर है, ठीक है, और जो स्टेट है, इनके रिलेशन को बनाए रखने के लिए, यानी कैद, ये यहाँ पे गलत लिखा, मतलब कि केंद्र आएगा ये यहाँ पे। ठीक है, यानी कि केंद्र और जो राज्य हैं, राज्यों के बीच जो है वो हमें संतुलन बनाए रखना है, उनके बीच में बैलेंस बनाए रखना, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, ये चीज़ें जो है पेपर में पूछी नहीं जाती हैं, नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी हैं, थोड़ी हम पढ़ लेते हैं ताकि हम थोड़ा चीज़ों को समझ जाए, चीज़ों को समझने में हमें आसानी हो जाए। फिर नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे पूछी जाती हैं। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं, अभी आगे चलते हैं। इसके बाद जो है वो आती है हमारी न्यायिक सक्रियता, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं। अब हमारी चीज़ आ रही है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ये होता है कि हमारी जो न्यायपालिका वो कितनी एक्टिव है काम करने के लिए, वो कितनी सक्रिय है, ठीक है, कितना एक्टिव रहता है चीज़ों को देखने के लिए। तो इसकी जो न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, वो कहाँ से आता है? वो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका से बन करके, यानी कि यूएस से जो है वहाँ से ये उत्पन्न होकर के आते हैं, वहीं पे इसकी डेवलपमेंट हुई है। और न्यायिक सक्रियता जो शब्द है, ये इसका जो इस शब्द का प्रतिपादन जो है, यानी कि इस शब्द को बनाने वाला व्यक्ति जो है, इसको कॉइन करने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, वो है अमेरिका का एक इतिहासकार है, ऑर्थर एम स्लेसिंगर जूनियर द्वारा 1947 में फॉर्चून पत्रिका है एक, उसके अंदर लिखा गया था ये शब्द पहली बार। ठीक है, ऑर्थर एम स्लेसिंगर जूनियर, ऑर्थर एम स्लेसिंगर जूनियर 1947 में फॉर्चून पत्रिका में उनका एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल में ये इसका जिक्र करते हैं। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता जो है वो न्यायाधीश द्वारा पारंपरिक पूर्व दृष्टांतों या निर्णयों से हटकर, यानी कि जो हमारे परंपरागत सिद्धांत रहे हैं, परंपरागत निर्णय रहे हैं, उनसे अलग होकर के, ठीक है, वो किस चीज़ के ऊपर काम करती है? सामाजिक नीतियों के पक्ष में निर्णय देने का काम करेगी न्यायिक सक्रियता। यानी कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है जो वो काम करता है कि जो सोशल पॉलिसीज हैं उनके पक्ष में निर्णय देने का काम करेगी कि सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस शब्द का जो प्रयोग हो न्यायिक समीक्षा शब्द के लिए न्यायाधीशों के वास्तविक या कथित दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि न्यायिक सक्रियता से कि जो हमारे जजेस बैठे हैं, ठीक है, हमारे जो न्यायाधीश बैठे हैं वो
किस तरीके का माइंड सेट है उनका, वो किस तरीके से सोचते हैं समझते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है सोसाइटी को लेकर के, ठीक है, उनका क्या दृष्टिकोण है चीज़ों को लेकर के, उनकी समझ के बारे में हमें बताती है न्यायिक सक्रियता, ठीक है, क्योंकि वो तभी एक्टिव होते हैं जब उनको जो है इन चीज़ों की समझ अच्छी हो। भारत में न्यायिक सक्रियता का जो डॉक्ट्रिन है, भारत में जो इसका सिद्धांत आया, ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत आया वो आता है 1970s के दौरान, ठीक है, 1970s के दौरान या उसके मध्य में लगभग इसको लेके आया जाता है। और इसको लेके आने वाले व्यक्ति जो हैं उनको आपको याद रखना है, वो हैं न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण, फिर है अस्थर न्यायमूर्ति, ठीक है, P.N. भगवती, ठीक है, फिर न्यायमूर्ति O. चिन्ना रेड्डी और फिर न्यायमूर्ति D.A. देसाई। इनको भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखने के लिए जाना जाता है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म को जो है लाने का जो काम है वो इन लोगों ने किया है, ठीक है। B.R. कृष्णा अस्थर, ठीक है, और उसके बाद है न्यायमूर्ति P.N. भगवती, न्यायमूर्ति O. चिन्ना रेड्डी और न्यायमूर्ति D.S. देसाई। ये जस्टिस हैं सारे के सारे, ये सारे जस्टिस है, जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस O. चिन्ना रेड्डी, जस्टिस B.R. कृष्ण, ये सारे जस्टिस थे इंडिया के, ठीक है। इन लोगों ने जो है वो इसको शुरू किया था, ठीक है। मतलब कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म काम क्या करता है कि जो हमारे सिटीजन हैं, सिटीजन्स के जो अधिकार हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, सोशल जस्टिस का काम करेगा, ठीक है। और न्यायपालिका द्वारा मतलब कि क्या है कि इनके लिए भूमिका निभाई जाती है, सक्रिय भूमिका होती है इनको प्रोटेक्ट करना, यानी कि अगर अधिकारों की बात की जाए प्रोटेक्ट करने की या सोशल जस्टिस की बात की जाए तो वो काम करती है न्यायपालिका, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि ये जो न्यायिक सक्रियता है वो हमारी जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, ठीक है, जिसमें हम रिट जारी करते हैं, ठीक है, तो वो जो रिट वाला प्रोग्राम है वो इसी से निकल करके आता है, ठीक है। तो वो रिट जो है वो न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है कि वहाँ पे कितनी रिट लगती हैं, कितनी PIL लगती हैं, ठीक है। न्यायिक सक्रियता को जो है इसको हम ये भी कहते हैं कि न्यायिक गतिशीलता है, कि न्यायालय जो है वो कितना गतिशील है, कितना काम कर रहा है, ठीक है। और न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यकारी अंग को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन को लागू करने के लिए निभाई गई मुखर भूमिका है। ये बेसिक बातें हैं, इन बातों को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्लास के अंदर। मतलब कि विधायिका और कार्यकारी का जो है, कार्यकारी विधायिका यानी कि हमारी लेजिस्लेचर जो हमारा काम करता है, कार्यकारी यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव काम करती है, उनको ये बताना है न्यायिक सक्रियता का काम कि वो संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है, संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जनता की सेवा करें, ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई है, ठीक है। और अधिकारों की रक्षा करना या विस्तार करने की प्रथा, यानी कि अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की प्रथा शुरू करना जो है वो न्यायिक सक्रियता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका जो रिलेशन है नियंत्रण प्रथा यानी कि कंट्रोल करने वाली जो प्रथा है, मतलब कि जो लेजिस्लेशन पे और एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने वाली जो प्रथा है उसको हम जो है एंग्लो सेक्शन परंपरा कहते हैं, एंग्लो सेक्शन परंपरा, ठीक है। ये कोई टर्म है जो जुडिशरी में यूज़ की जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कई चीज़ें कि ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, किन चीज़ों को देख सकती है, किन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, जैसे संसद की गरिमा में गिरावट होती है, ठीक है। संसद यानी कि अपने आप में बड़ी चीज़ बनना शुरू कर दे। आजकल डिबेट चली हुई ना, आप लोग देखते हैं कि संसद पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, ये बात की जाती है। आज के समय पे ये बात चली हुई है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। दूसरी बात की जाती है कि जो जजेज हैं यानी कि हमारी जो जुडिशरी है वो सुप्रीम है। इन दोनों में से कौन सुप्रीम है, ठीक है। तो जुडिशरी में से और इसमें से पार्लियामेंट में से कौन सुप्रीम है, तो संसद क्या कह रही है कि हम सुप्रीम है। अब संसद क्या है कि अगर संसद को सुप्रीम कर दिया जाए, ठीक है, पार्लियामेंट को सुप्रीम कर दिया जाए तो संसद क्या काम करेगी, संसद अपनी जो गरिमा है उससे आगे उतर जाएगी, वो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करेगी, डिक्टेटर हो सकती है कभी भी। उसको रोकने के लिए जो जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी पड़ता है, ठीक है। फिर जैसे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय पे 1975 में, सरकार अपने आप में जो है वो डिक्टेटर होती जा रही थी, सरकार मन चाहे निर्णय ले रही थी, मन चाहे तरीके से लोगों को परेशान कर रही थी। उस चीज़ को रोकने के लिए ये आगे आती है, यानी कि इसके आने का कारण ये भी था एक। फिर जैसे हमारी जो नवी अनुसूची है उसके अनुच्छेद 31B,
9th शेड्यूल का आर्टिकल 31B उसका गलत प्रयोग हो रहा था, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट है उनको लेकर के ये बात थी। फिर ये है कि जुडिशियल फ्रीडम की बात थी कि जुडिशरी फ्री होती है, जुडिशली फ्रीडम को ध्यान में रखना चाहिए कि जुडिशरी के जो निर्णय हैं वो फ्री होने चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगनी चाहिए किसी तरीके की, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उस समय पे हो क्या रहा था कि मन मर्जी से जो है वो किसी भी जज को अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। तो इनको हटाया जा रहा था लगातार, चीफ जस्टिस को जो क्रोनोलॉजी थी जिस तरीके से सेलेक्ट किया जाता वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इनको हटा दिया जाता था कि मर्जी से, ठीक है। HR खन्ना को जिस तरीके से बनाया गया था, ठीक है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 142 और पूर्ण न्याय का विचार कंप्लीट, मतलब कि हम जो है किसी को पूरा न्याय दिलाना चाहते हैं, किसी को हम जो कंप्लीट जस्टिस दिलाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी पड़ा कि कंप्लीट जस्टिस कैसे आएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद आता है कुछ न्यायिक निर्णय दिए गए हैं, कुछ घोषणाएं जुडिशियल एक्टिविज्म में कुछ निर्णय आए हैं, उनको देख लेते हैं। एक है ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला 1976। इस केस में क्या हुआ था, HR खन्ना का एक डिसीजन था, जो हमारे जस्टिस थे, ठीक है, चीफ जस्टिस थे, उसने यहाँ पे न्यायिक सक्रियता का मार्ग प्रशस्त कर दिया जबलपुर केस में, ठीक है। उसके बाद हो उच्च न्यायालय के निर्णयों की जो बड़ी संख्या, यानी कि उच्च न्यायालय के, यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उनकी बहुत बड़ी संख्या थी, ठीक है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है उसके संबंध में उसके संबंध में एक एक्टिव रोल निभाना था। उसके संबंध का मतलब है कि हमें ये जीवन का अधिकार देता है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है इसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही थी, तो इसके ऊपर जरूरी था कि हम जो है एक्टिव होकर काम करें। तो जुडिशरी को एक्सप्लेन करना, तो जुडिशरी को आगे आना पड़ा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जून की राम परिया, जिसे संविधान निर्माणी या सोच विचार को छोड़ दिया गया था, मतलब कि यहाँ पे कि राम पारिया जिसे संविधान निर्माणी या और सोच विचार को छोड़ दिया गया था, का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक सक्रियता द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं एक व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड, ठीक है, एक व्यक्ति क्या काम करेगा, कैसे करेगा, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, ठीक है, तो अरेस्ट के नियम क्या हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जब संविधान बनता है, ठीक है। तो संविधान बनने पे कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं उनको ऐड करने का काम जो है वो हमारी जुडिशरी करती है कि इसके अंदर ये ऐड किया जाना चाहिए, वो बताती है। मेनका गांधी केस में यही किया गया था। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता का आरंभ किया जब उसने अनुच्छेद 21 में जीवन शब्द की व्याख्या की। न्यायिक सक्रियता का तब सवाल ज़्यादा खड़ा हुआ जब जीवन शब्द की व्याख्या की गई आर्टिकल 21 में, ठीक है। और फिर एक केस आता है उसके बाद में, फ्रांसीसी कोली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। यानी कि प्रशासक का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रशासक बैठता है वो बैठता है केंद्र का, ठीक है, वो बैठता है सेंटर का एक व्यक्ति बैठता है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, लेकिन ये साथ में जो है ये क्या है, ये साथ में एक विधानसभा भी बनाता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाता है, तो इसमें यहाँ पे प्रशासक की और असेंबली के बीच में हमेशा तनातनी रहती है। जैसे LG है यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, इनके बीच में हमेशा क्या है कि दिक्कत बनी रहती है LG के बीच में और इनके बीच में, ठीक है। तो उसके बाद जो है जीवन का अधिकार केवल जो है, ये कहते हैं, देखो यहाँ पे जब डिफाइन किया गया तो यहाँ पे कहा गया कि जीवन का अधिकार जो हो केवल पशुत्व के अस्तित्व के तक सीमित नहीं है, कि हम जो है अपने जीवन का अधिकार ये समझे कि हम जिंदगी जी रहे हैं और पशुओं की तरह जी रहे हैं, ठीक है, कैसे भी जिए हम जिंदा हैं, बस इसका मतलब ये नहीं है। जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा एक साथ होती है ऐड, ठीक है। जीवन के अधिकार का मतलब ये था कि व्यक्ति की जो मानवीय गरिमा है वो होनी चाहिए। जीवन के अधिकार में क्या चीज़ होगी, यानी कि एक व्यक्ति जीना चाहता है तो उसे फुल डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, कि मैं अपनी लाइफ को जीऊँ तो मुझे रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलनी चाहिए, ठीक है, मैं फुल रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को जी सकूँ, ठीक है। यही चीज़ है, मतलब कई चीज़ें इसमें ये शामिल होती हैं कि हम जो है अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहेंगे, कि मान लीजिए कि मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ तो मैं अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगा ना, ठीक है, सॉरी,
तो मैं जो अपनी शादी करूँगा वो मेरी मर्ज़ी से होगी, वो किसी और की मर्ज़ी से नहीं होगी ना, ठीक है। तो शादी करने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में है वो गरिमापूर्ण जीवन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप मर्ज़ी जिसके साथ मन किया उसके साथ शादी कर दी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर है जैसे PIL जनहित याचिका, इसके अंदर PIL आती है। PIL के अंदर क्या होता है, इसके बाद आती है PIL एक्टिविज्म की बात करती है। PIL जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा, PIL ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल दी हैं जब से PIL आई है, ठीक है। PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो इसकी अवधारणा जो 1960 के दशक में शुरू होती है अमेरिका में, यानी कि PIL जो है वो भी अमेरिका में डेवलप होती है, वहीं पे इसका उद्भव होता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि कुछ जो समूह होते हैं और जो कुछ मतलब कि कुछ पिछड़े हुए समूह होते हैं और कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, उनके हितों को, उनके इंटरेस्ट को वैधानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यानी कि उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करना, वो काम करता है PIL, ठीक है, इसके द्वारा किया गया। भारत में कब शुरू होता है, भारत में शुरू किया जाता है ये न्यायमूर्ति R कृष्ण अय्यर और उसके बाद PN भगवती, इन दो लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया था PIL को, ठीक है। और इसको शुरू किया गया था 1985 में, 1985 में, ठीक है। तो PIL की जो इसके बाद में PIL की जो सोशल एक्शन लिटिगेशन, इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। सोशल एक्शन लिटिगेशन ये शुरू होता है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, क्लास एक्शन लिटिगेशन, इसके अंदर कई तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। कई तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसके अंदर आते हैं, यानी कि इनको कई तरीके से हम समझ सकते हैं, कई तरीके से जान सकते हैं। मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम जो सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कह सकते हैं, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कह सकते हैं, क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कह सकते हैं। यानी कि इसको हम बना क्यों रहे हैं, इसका इसलिए बना रहे हैं कि कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, कुछ पिछड़े हुए सेक्शन हैं, कुछ गरीब लोग हैं जो पीछे छूट जाते, जिनके अधिकारों की बात नहीं हो पाती, जिनके इंटरेस्ट की बात नहीं हो पाती, तो हमें उनको जस्टिस दिलाने के लिए जो है वो PIL दायर करनी पड़ती है कई बार, ठीक है। इसके बाद है जनहित याचिका का क्या मतलब है। जनहित याचिका यानी कि PIL का मतलब क्या है, ठीक है, PIL का मतलब क्या है। तो भारत में जनहित याचिका की जो शुरुआत है उसके पारंपरिक नियम में रियायत के कारण है, ठीक है, रियायत होनी चाहिए, मतलब कि पारंपरिक नियम में रियायत के कारण हुई है, यानी कि लोगों को जुडिशरी के अंदर आने के लिए रियायत मिलनी चाहिए। अधिस्थिति के अनुसार केवल वही व्यक्ति उपचार के लिए न्यायालय जा सकता है जिससे कि न्यायिक याचिका के तहत, देखो यहाँ पे ये बात कही गई है कि कौन आ सकता है, कौन PIL लेके आ सकता है, PIL कौन लगा सकता है। एक चीज़ तो ये कि गरीब होना चाहिए, गरीब व्यक्ति लगा सकता है, जिसको नॉलेज नहीं है वो लगा सकता है, ठीक है, या फिर सोशल इकोनॉमिक रूप से जो व्यक्ति जो है वो कमज़ोर है, यानी कि सामाजिक आर्थिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर, सामाजिक रूप से कमज़ोर यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, कास्ट जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है उसको, ठीक है, आर्थिक तौर पे उसके पास पैसा नहीं है, वो लड़ नहीं सकता है इलेक्शन, सॉरी वो कहीं पर भी जाके चुनाव तो अलग बात होती है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है आर्थिक का मतलब है कि वो केस नहीं लड़ सकता है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और सोशल तौर पे कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करता है और इसलिए वो आगे नहीं आ सकता, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो है वो कोर्ट आ सकता है, कोर्ट आके बात कर सकता है। और फिर जैसे कि कुछ व्यक्ति हो गए, इसके साथ में कुछ व्यक्तियों के समूह जो हैं, कुछ समूह जो वो इसको लागू कर सकते हैं, जैसे सिटीजन समूह होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, ये इसको लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं, जनहित याचिका को इसके अंदर ये दायर कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिससे कि सार्वजनिक समुदाय के कानूनी अधिकार प्रभावित होते हैं, जनहित याचिका कहलाती है। यानी कि ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है, वो जिससे कि कोई भी जो समूह है, कम्युनिटी है, या फिर सोशल राइट हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के राइट हैं, उनको लागू करने के लिए जो जनहित याचिका को भी जो है वो लागू किया जा सकता है, और वही जनहित याचिका कहलाती है। जनहित याचिका के लगाने के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये बात समझ लेते हैं हम। जनहित याचिका लगाने के उद्देश्य क्या है, शासन की प्रमाणिकता, यानी कि हाँ जो शासन लागू किया जाता है उसको प्रमाणिक तौर पे लागू करना चाहिए, ठीक है। हम जो प्रशासन हमारा काम करता है, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस को लागू करने के लिए जो है उसके पीछे ये एक उद्देश्य है। फिर है न्याय तक समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक पहुंचाना, मतलब कि न्याय जो है, न्याय को
यह आएगा न्याय को समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को तक पहुंचाना, उसको आसान बनाना, ये काम जो है ये जनहित याचिका करती है। ठीक है, पीआईएल करती है कि पीआईएल दायर कर दी किसी के नाम की, ठीक है, उनकी बात अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डायरेक्ट सुनी जाएगी। फिर फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना या उनको लागू करवाना। देखिए, अब ये बात जनहित याचिका दायर कौन करता है, कौन कर सकता है, इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि ऐसे तो ये नहीं है कि कोई भी आएगा पीआईएल लगाई कोर्ट में पहुंच गया, ऐसे तो बहुत सारे केस इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी नागरिक, देखिए कोई भी नागरिक सार्वजनिक कारण, जनता या लोक कल्याण के हितों के लिए, उसके लिए कारण होने चाहिए, आपका लोक कल्याण का इंटरेस्ट होना चाहिए, मर्जी नहीं है कि आप अपने घर के केस लेके जा रहे हो। ठीक है, सार्वजनिक कारण होना चाहिए कोई, ठीक है, जो जनता से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, उसके अंदर आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 32 जो कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं रिट जारी करवा के। आर्टिकल 226 इसके अंदर क्या है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। सीआरपीसी की धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत, आप डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डीएम, उसके पास जा सकते हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो ये थे आपके आज के दो टॉपिक। ठीक है, एक तो आपका था जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म था, एक रिव्यू था, एक जुडिशियल रिव्यू था। ये दो आपके आज के टॉपिक थे, इनको आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक बाद में करते हैं, कल करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।